नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक मॉडल टेस्ट पेपर को सीजीपीएससी मेंस को देखते हुए लेके आए हैं। ये सब्जेक्ट होगा इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड छत्तीसगढ़। माने हम अर्थशास्त्र को देखेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था को देखेंगे और छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। तो केवल मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, दोहरा देना चाहता हूँ, केवल ये मॉडल क्वेश्चन आंसर है जो आपको एक बार देख लेना है, मेरी आवाज़ को सुनना है और समझना है कि किस प्रकार क्वेश्चन आएगा। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार के आ सकते हैं। जैसे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन 30 शब्दों में लिखना है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा का विशुद्ध मूल्य है। राष्ट्रीय आय में भारतीयों द्वारा विदेश में अर्जित आय शामिल किया जाता है, जबकि भारत में रहने वाले विदेशियों की आय को शामिल नहीं करते हैं। इसके गणना 2 आधार पर की जाती है, चालू मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर। क्वेश्चंस आपके बन सकता है CRR क्या है समझाइए। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में बैंकों को अपनी पूंजी का एक निश्चित हिस्सा भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा रखना पड़ता है, जिसे कैश रिजर्व रेशियो CRR या नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। CRR भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति है। इसके द्वारा RBI बाजार में मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करती है। CRR बढ़ने से मुद्रा की तरलता में कमी आती है, जबकि CRR घटने से मुद्रा की तरलता बढ़ती है। क्वेश्चंस आपसे बन सकता है, समावेशी विकास से क्या तात्पर्य है। समावेशी विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें समाज के सभी लोगों का समान अवसर के साथ साथ विकास का लाभ भी समान प्राप्त हो। समावेशी विकास सभी वर्ग क्षेत्र प्राप्त के व्यक्तियों को बिना भेदभाव के होने वाला विकास है। इसमें देश के सभी वर्गों के योगदान बराबर होता है तथा लाभ भी बराबर होता है। क्वेश्चन बन सकता है, संरचनात्मक बेरोजगारी का आशय समझाइए। किसी देश की अधोसंरचना का पूर्ण विकास न हो पाने के कारण उत्पन्न बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। इस प्रकार की बेरोजगारी देश की आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। विकासशील देशों में प्रायः इसी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। यह अर्थव्यवस्था पिछड़ेपन के कारण है। मान के चलिए, यहाँ पर अगर पढ़े लिखे की जनसंख्या ज़्यादा है, मानो इंजीनियर ज़्यादा है और कोई भी फैक्ट्री ना हो, तो कुल मिलाकर संरचनात्मक हो गया ना। इंजीनियरिंग का कॉलेज बहुत ज़्यादा है, आप इंजीनियरिंग पढ़ा दिए, बच्चे लोगों को सब पढ़ा दिए, इंजीनियर बन के बैठे, लेकिन फैक्ट्रीज नहीं है, तो कहाँ से वो रोजगार पाएंगे। तो इसको बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, जो कि भारत का मेन आपको देखने को मिलेगी। योजनागत व्यय क्या है। योजनागत व्यय सार्वजनिक व्यय का वह प्रकार है जिसमें योजनागत तरीके से खर्च किया जाता है। ऐसे व्यय में उत्पादन परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। इस प्रकार का व्यय का विकास रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसका संबंध आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं से होता है, जैसे पुल, अस्पताल, स्कूल आदि का निर्माण। क्वेश्चन बन सकता है, सूरजधारा योजना क्या है। सूरजधारा किसानों के लिए बीज अदला बदली की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें किसानों को अलाभकारी बीजों के बदले लाभकारी बीज दिए जाते हैं। यह योजना विशेषकर दलहन एवं तिलहन फसलों के लिए लागू है। अन्य फसलों के लिए ST व SC वर्ग के किसानों को बीज के मूल्य का 75% अनुदान दिया जाता है। यह योजना केवल 1 हेक्टेयर की सीमा के लिए है। क्वेश्चन आ सकता है, भारत में LPG के नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं। LPG ये गैस वाला नहीं है, LPG दूसरा है। LPG अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इससे लिया गया है। बस 1991 में लागू हुआ। इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव, आपको नकारात्मक दिशाना, देखो सकारात्मक नहीं, नकारात्मक बताएंगे। कृषि के क्षेत्र में रोजगार का अवसर कम हो गए हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग पर संकट आ गया है। अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होते चले गए। अमीर और अमीर हुए तो गरीब और गरीब हुए। सामाजिक दुष्प्रभाव के रूप में परिवारों का विघटन, हताशा आदि में वृद्धि हुई है। प्रबल योजना को समझाइए। प्रबल योजना का शुभारंभ जुलाई 2019 में किया गया। इसका शुरुआत कोरबा जिले से हुई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चों को कुपोषण से निजात दिलाना एवं राज्यों से कुपोषण दूर करना है। योजना के तहत आंगनबाड़ी के माध्यम से 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को पूरक पोषाहार के रूप में अंडा, मूंगफली, गुड़ के लड्डू जैसे विटामिन और प्रोटीन युक्त आहार दिए जाएंगे। क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी को कैसे मापा जाता है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम व्यक्ति जो काम करने के इच्छुक है लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता, बेरोजगार कहलाता है। इसे निम्न प्रकार समझा जा सकता है, बेरोजगारी इजिकल टू श्रम बल माइनस कार्यबल। देश में 15 से 60 वर्ष की आयु लोग श्रम बल के अंतर्गत आते हैं। श्रम बल में से वे लोग जिन्हें काम मिल जाता है कार्यबल कहलाते हैं। भारत के बेरोजगारी संबंधी आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श नमूना सर्वेक्षण संस्थान NSSO के द्वारा जारी किया जाता है।
क्वेश्चन बन सकता है छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज क्या है। लघु वनोपज ऐसे उपज है जो पेड़ पौधों के विभिन्न वन प्रजातियों के फल, बीज, पत्ते, छाल, जड़, फूल और घास आदि के रूप में प्राप्त होते हैं। बांस, तेंदुपत्ता, खेर, रतनजोट, लाख आदि कुछ लघु वनोपज है। कुल लघु वनोपज राजस्व का 20% भाग अकेले बांस द्वारा होता है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 31 लघु वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है, जिसमें भारत के कुल तेंदुपत्ता उत्पादन का 17% छत्तीसगढ़ में उत्पादित होता है। खंड 2 आपको देखना, अंक 4 में अपनों को चलना है, मतलब 60 शब्दों में यहाँ पर लिखना होगा। महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ आगमन के वैचारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख कीजिए। तो गांधी जी का प्रथम बार छत्तीसगढ़ आगमन 20 दिसंबर 1920 को हुआ। इन्होंने पंडित सुंदरलाल शर्मा के आग्रह को स्वीकार किया। गांधी का आगमन कंडेल नहर सत्याग्रह हेतु हुआ था, परंतु असहयोग आंदोलन के लिए समर्थन प्राप्त करना उनका मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने रायपुर में उत्साही जनता को संबोधित किया, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम एवं महत्व को समझाया। गांधी जी का द्वितीय बार आगमन 22 नवंबर 1933 को हुआ। इस यात्रा का उद्देश्य हरिजन उत्थान से प्रेरित था। क्वेश्चंस आपके सामने हो सकता है, स्थापत्य के क्षेत्र में कलचुरियों के योगदान को बताइए। तो कलचुरी वंश छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश था। लगभग 800 साल तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने स्थापत्य के क्षेत्र में अनेक कार्य किए जो कि निम्न है। रत्नदेव द्वारा प्रथम तुम्माड़ में शिव मंदिर का निर्माण कराया और तुम्माड़ में ही अनेक बागों का निर्माण करवाया। जाजल देव प्रथम के काल में जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया। पृथ्वीदेव द्वितीय के जन्म हित कार्य में अनेक मंदिर, तालाबों एवं बाग का निर्माण करवाया। इसके बावजूद आप देखोगे रत्नदेव प्रथम द्वारा रतनपुर का जो मंदिर है उन्हीं ने रत्नदेव प्रथम ने ही बनवाया था। क्वेश्चन से भास्कर पंत के अभियान की व्याख्या करो। सन 1741 में भास्कर पंत बंगाल अभियान के लिए 10,000 घुड़सवारों के साथ निकला। वह रायपुर से गुजरा तो वहाँ के कलचुरी शासक अमर सिंह ने कोई विरोध नहीं किया और न ही भास्कर पंत ने छेड़छाड़ की तथा अमर सिंह 1750 तक स्वतंत्र शासक करता रहा। भास्कर पंत ने 30,000 सैनिकों के साथ रतनपुर पर आक्रमण कर दिया। रतनपुर के कलचुरी राजा रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। भास्कर पंत ने आत्मसमर्पण के बावजूद रतनपुर को आतंकित करने के लिए वहां के लोगों पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया एवं लूटपाट की। बस्तर की विभिन्न राजधानियों के संबंध में टिप्पणी करे। क्वेश्चन बन सकता है कि बस्तर की विभिन्न राजधानियों के संबंध में टिप्पणी करे। तो अनेक राजवंशों के साथ साथ बस्तर क्षेत्र की राजधानियां भी परिवर्तित होती रही है। नलवंशी शासकों के समय बस्तर क्षेत्र की राजधानी पुष्करी भोपालपट्टनम थी। छिंदक नागवंश के शासनकाल में चक्रकोट भ्रमरकोट राजधानी रही है। काकती नरेश अनमदेव के शासनकाल में कुछ समय के लिए राजधानी बारसूर रही है। तत्पश्चात दंतेवाड़ा स्थानांतरित हुई। काकती वंश के ही पुरुषोत्तम देव के समय बस्तर, वीर सिंह के समय रायपुर और दलपत देव के समय राजधानी रही है। वीर सिंह के समय राजपूत और दलपत देव के समय भी यही राजधानी थी। छत्तीसगढ़ में चिपको आंदोलन नाम से प्रसिद्ध विद्रोह के बारे में बताइए। यहाँ पर चिपको आंदोलन जो सुंदर बहुगुणा वाला नहीं है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चिपको आंदोलन नाम से प्रसिद्ध विद्रोह जो हुआ था वो है कोई विद्रोह हुआ था। इसके बारे में हमको बताना है। तो कोई विद्रोह वन संरक्षण का प्रथम आंदोलन था। वर्ष 1859 को शुरू हुआ। दक्षिण बस्तर के फोते काल जमींदार के आदिवासियों ने साल वृक्ष काटे जाने के विरोध में यह विद्रोह किया। इन जमींदारियों में रहने वाले आदिवासियों को कोई कहा जाता था, जिन्हें आज दोलरा तथा डंडामी माड़िया कहा जाता है। इस विद्रोह का कारण ठेकेदारों द्वारा दिखाई गई निष्ठुरता थी। अंग्रेजों ने जंगल ठेके पर दे दिया था तथा ठेकेदार अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करके मूल्य भी नहीं चुकाते थे। क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ के स्वर्ण युग की व्याख्या कीजिए। तो पांडुवंशी शासक सोमवंशी महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल लगभग 1300 साल पुराना इतिहास छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है। बालार्जुन के 27 ताम्रपत्र की निधि एक साथ मिली है। किसी एक ही शासक के इतने ताम्रपत्र एक ही जगह से प्राप्त हुई है। इन्हीं के शासनकाल में प्रसिद्ध लक्ष्मेश्वर मंदिर, विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया। इनके शासनकाल में सभी धर्मों का आश्रय मिला तथा इस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है।
संविधान निर्माती सभा के छत्तीसगढ़ के चुनाव के ऊपर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन बन सकता है, मध्य प्रांत एम्परार के संविधान निर्माती परिषद के लिए कांग्रेस की ओर से 17 सदस्य निर्वाचित हुए। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इस परिषद में पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त निर्वाचित हुए। सामंती नरेशों की ओर से सरगुजा के दीवान राय साहब रघुराज सिंह नामजद किए गए थे। छत्तीसगढ़ रियासतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किशोरी मोहन त्रिपाठी रायगढ़ और राम प्रसाद पोट्टई कांकेर निर्वाचित किए गए थे। खंड 3 अंक 8 मतलब सीधा सीधा आपको 100 शब्दों में लिखना है। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के विभिन्न कार्यक्रमों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो असहयोग आंदोलन का छत्तीसगढ़ में शुभारंभ वकालत त्याग के साथ हुआ। बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, NR खान खोजे, ठाकुर छेदीलाल ने वकालत त्याग दी। रायपुर में पंडित रामदयाल तिवारी, पंडित यादव राव देशमुख तथा दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और रत्नाकर झा ने भी वकालत सेवा का परित्याग किया। युवा सत्याग्रहियों द्वारा शराब के दुकान के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकारी पद एवं उपाधियों का त्याग किया गया। बैरिस्टर ठेंकर ने चुनाव बहिष्कार किया तथा श्री बाजीराव कृदंत ने चुनाव जीत जाने पर भी इस्तीफा दे दिया। शिक्षण संस्थाओं का भी बहिष्कार किया गया तथा रायपुर, धमतरी, बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तथा खादी उत्पादन केंद्र खोला गया। क्वेश्चंस आपसे सामने बन सकता है, कंडेल नहर सत्याग्रह की घटनाओं एवं उनके महत्व पर प्रकाश डाले। सन 1920 में जुलाई मास में सत्याग्रह आंदोलन का सूत्रपात हुआ। धमतरी के समीप महानदी पर रुद्री तथा माडम सैली बांध को बनाया गया था तथा उसमें एक नहर निकाला गया। इस नहर के आसपास के गांवों में सिंचाई की जाती थी। ब्रिटिश शासन नहर पर कब्जा पर कर वसूलता था। जो गांव नहर कर देने के लिए तैयार होता उसे 10 वर्ष का अनुबंध करना पड़ता था। अंग्रेजों ने बांध का पानी कंडेल गांव खोल दिया तथा उसी रात्रि को मूसलाधार वर्षा हुई। अंग्रेजों ने ग्रामवासियों पर 4,305 रुपए का जुर्माना लगाया तथा हर्जाने की वसूली के लिए कृषकों के मवेशियों को कुर्क कर लिया गया। अधिकारियों ने कुर्क किए गए पशुओं को नीलामी की योजना बनाई, परंतु सत्याग्रही को कार्यकुशलता एवं एकता से भी एक भी पशु बिक नहीं सका। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को लाने कलकत्ता गए। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को लाने कलकत्ता मैंने गांधी जी को लाने कलकत्ता गए। सत्याग्रहियों के अडिगता के कारण रायपुर के डिप्टी कमिश्नर जांच के लिए कंडेल गांव पहुंचे तथा किसानों को निर्दोष साबित हुए। क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य के विभिन्न मजदूर आंदोलन का सविस्तार समझाइए। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन राजनांदगांव में हुआ। मजदूरों से BNC मिल में सुबह 5 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक काम किया जाता था। मजदूरों ने संगठित होकर काम के घंटे को कम करने, काम की स्थिति में सुधार तथा वेतन वृद्धि के लिए हड़ताल के लिए नोटिस दिए। सन 1919 के दिसंबर माह में मजदूरों द्वारा 37 दिनों की लंबी हड़ताल चली। मजदूर झुके नहीं। इस आंदोलन में ठाकुर प्यारेलाल के अलावा शिवलाल मास्टर और शंकर राव खरे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रशासन के दमनकारी नीतियों के विरोध में 1924 में BNC मिल के मजदूर पुनः हड़ताल पर चले गए। पुलिस के गोलाबारी में एक मजदूर की मृत्यु हो गई। प्रशासन में ठाकुर प्यारेलाल सिंह को शांति व्यवस्था के लिए खतरा समझकर राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया। मजदूरों के वेतन में 10% कटौती विरोध में 1937 में तीसरी बार आंदोलन हुआ। फलस्वरूप मजदूरों की मांग माननी पड़ी तथा ठाकुर प्यारेलाल को निष्कासन को वापस कर लिया गया। क्वेश्चंस एक और आपके सामने बन सकता है, ये कलचुरी वंश के विभिन्न राजाओं की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो कलिंग राज ने 1000 ईसा पूर्व तुम्मार पर आक्रमण कर जीता तथा उसे अपनी राजधानी बनाई। रत्नदेव प्रथम ने 1045 में राजधानी तुम्मार में रतनपुर स्थानांतरित की। पृथ्वीदेव प्रथम के पुत्र जाजलदेव अत्यंत प्रतापी शासक हुए। उन्होंने त्रिपुरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जाजलदेव प्रथम के जाजलपुर नगर की स्थापना की। उन्होंने गज सरदुल की उपाधि धारण की। रत्नदेव द्वितीय ने उड़ीसा के चोडगम को पराजित कर त्रिकलंगाधिपति को उपाधि धारण की। पृथ्वीदेव द्वितीय सबसे प्रतापी शासक हुए। सर्वप्रथम ताम्रपत्र इसी शासक के प्राप्त हुए। अपने सामंत द्वारा उन्होंने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। कल्याण साय काफी दिनों तक मुगल दरबार में उपस्थित थे। उन्हें राजस्व की जमाबंदी प्रणाली को शुरुआत की। खंड 4 जिसमें आपको 10 नंबर होंगे और 175 शब्दों के आसपास लिखना पड़ता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या
क्या था? छत्तीसगढ़ में इसके प्रसार का सविस्तर समझाइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सन 1930 में गांधी जी ने अंग्रेजी शासन विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत की। 12 मार्च को दांडी यात्रा शुरू की तथा 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा का समाचार पत्रों को सुनकर छत्तीसगढ़ के जनता में नवीन उत्साह का संचार हुआ। ठाकुर प्यारेलाल महंत लक्ष्मी नारायण द्वारा ने भी आंदोलन का सक्रियता दिखाई। विशेष रूप से समुद्र का पानी रायपुर लाया गया और पंडित रविशंकर शुक्ल ने अवैध नमक निर्माण करके कानून तोड़ा। जब्त साहित्य पढ़ा गया, सरकारी जंगल काटकर जंगल कानून तोड़ा गया। बिलासपुर में दिरबाकर कार्लिकर ने शराब दुकानों पर धरना दिया। बिलासपुर में वासुदेव देवरस के नेतृत्व में वानर सेना का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की बहुलता होने के कारण सर्वाधिक स्थानों पर जंगल कानून तोड़े गए। जंगल में जलाऊ लकड़ी वनोपज इकट्ठा करने का अधिकार आदिवासियों ने परंपरा से अपना बताया। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन सक्सेसफुल यहाँ पर रहा है। मराठा कालीन प्रशासन व्यवस्था का वर्णन करते हुए विभिन्न कर प्रणाली के वर्णन करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। बिम्बाजी के अधिकार में समस्त छत्तीसगढ़ में शासन किया, किंतु उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र बेंको जी भोसले ने सूबेदारी प्रथा की नियुक्ति की या सूबेदारों को नियुक्ति किया। सूबेदार नागपुर के भोसलों के अधीन रतनपुर में रहकर कार्य करते थे। सूबेदार सूबे का सर्वोच्च अधिकारी होता था। परगना पद्धति के कमा विस्तार परगने का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसे अधिकारी, नागरिक, सैन्य व वित्तीय सभी अधिकार प्राप्त होते थे। फडणवीस आय व्यय का हिसाब रखने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता था। पोतदार परगने का आय व्यय का हिसाब रखता था। पटेल, कोतवाड़, बड़कर, बरार पांडे, पंडारी पांडे, गोटिया, अमीन आदि प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते थे। इस प्रकार आपको मराठा प्रशासन के बारे में वर्णन करना है। आप मेरा वीडियो वॉच करते हो, देखते हो, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।